आज की वीडियो में हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं ई कॉमर्स में हम सर्विसेज के ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट है उसके ऊपर भी वीडियो लेके आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो पहले तो हमें बिजनेस मॉडल समझेंगे। ये बिजनेस मॉडल आमतौर पे दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो मॉडल जैसे इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, उसके ज़रिए कई सारी लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। और एक मॉडल है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो दोनों ही कैटेगरी को हम समझेंगे और दोनों में ही जीएसटी और इनकम टैक्स के हिसाब से किस तरीके का कैलकुलेशन होगा उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स में एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है और ई कॉमर्स काम किस तरीके से करता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो बेसिकली दो तरीके से काम करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का बेसिक मतलब ये है, अगर हम बात करें, दिल्ली में एक बहुत फेमस जगह है जिसे हम कहते हैं चांदनी चौक। अब चांदनी चौक क्या है, दिल्ली में एक मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है जहाँ पे लोग शादियों की शॉपिंग करते हैं। अब लेट से अगर कोई पर्सन गया चांदनी चौक में और वहाँ पर उसने कोई शॉपिंग करी तो वो क्या बोलता है कि मैं चांदनी चौक से शॉपिंग करके आया हूँ। तो उसने जो शॉपिंग करी है वो चांदनी चौक से करी है, लेकिन चांदनी चौक कोई दुकान का नाम नहीं है, चांदनी चौक कोई बिजनेस का नाम नहीं है, चांदनी चौक तो मार्केट का नाम है। और इस मार्केट के अंदर कई सारी शॉप हैं, शोरूम्स हैं, वहाँ से उसने परचेज किया है सामान। तो एक्चुअल में तो सप्लायर चांदनी चौक के अंदर जिसकी दुकान है वो है, ना कि चांदनी चौक। चांदनी चौक तो एक मार्केट है। तो इसी तरीके से ई कॉमर्स काम करता है। एक और एग्जांपल देखें, जैसे अगर कोई मॉल है, दिल्ली में भी और इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग मॉल हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई डीएलएफ का कोई मॉल है। अब इस डीएलएफ के मॉल में जाके हमने शॉपिंग करी, लेकिन इस डीएलएफ के मॉल में कई सारी दुकानें हैं, कई सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनकी शॉप है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हम डीएलएफ मॉल में जाके हमने शॉपिंग करी, बट डीएलएफ मॉल ने हमें कुछ सेल नहीं किया है। डीएलएफ मॉल तो एक मार्केट है जहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं, उन दुकानों ने हमें आइटम सेल किया है। अब यही चीज़ जब ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। अब ई कॉमर्स के केस में क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं, अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो आप ये देख सकते हैं, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। अब इस अमेज़ॉन की वेबसाइट पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट एलईडी टीवी। तो ये जो स्मार्ट एलईडी टीवी है ये अमेज़ॉन हमें सेल नहीं कर रहा है। अमेज़ॉन तो एक मार्केट है और इस मार्केट के अंदर अलग अलग सेलर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है, या मैं कहूँ उन्होंने अपनी दुकान इस अमेज़ॉन की मार्केट के अंदर ओपन कर रखी है। तो जैसे हम चांदनी चौक में जाते हैं, हमें अलग अलग पोस्टर दिखते हैं, अलग अलग शोरूम्स के, अलग अलग दुकानों के। सेम चीज़ हमें अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में अलग अलग सामान के पोस्टर्स दिखते हैं और फिर जो भी हमें पसंद आता है हम खरीद लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, बट अमेज़ॉन से नहीं ख़रीदा है, ख़रीदा तो उस दुकान वाले से है जिसने अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्ट किया है। तो अमेज़ॉन पर क्या होता है, जैसे ये अमेज़ॉन है तो इस अमेज़ॉन पर बहुत सारे सेलर्स हैं। अब कस्टमर क्या है, वो सेलर को नहीं जानता, कस्टमर जानता है अमेज़ॉन को। कस्टमर कैसे जानता है, अमेज़ॉन को। तो अमेज़ॉन ने क्या किया, एक मार्केट बना दी। अब अगर कोई पर्सन है उसकी दुकान एक रोड पर है और एक पर्सन है उसकी दुकान मॉल के अंदर है या चांदनी चौक या ऐसी मार्केट के अंदर है, तो किसकी सेल ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसकी दुकान चांदनी चौक में है या मॉल के अंदर है वहाँ पर सेल ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग चांदनी चौक में आते हैं घूमने के लिए और उनको पता है कि यहाँ पर हमारे पसंद का आइटम मिल जाएगा, वैसे ही मॉल के अंदर मिल जाएगा। लेकिन एक कोई दुकान है जो ना किसी मॉल के अंदर है ना किसी स्पेसिफाइड मार्केट के अंदर है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सेल के चांसेस कम है। जब लोग उस दुकान को डायरेक्टली जानते होंगे तभी वहाँ पर जाके शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज़ तो वो जानते ही नहीं होंगे। तो इसीलिए जो अमेज़ॉन है ये एक मार्केट है। इस मार्केट पे अलग अलग सेलर ने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए। इन सेलर की अपनी पर्सनल वेबसाइट भी होती है। अगर कोई सेलर अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहा है और वहाँ पर आके लोग सामान खरीद रहे हैं तो वो ई कॉमर्स नहीं है।
वो तो बस अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है। ई कॉमर्स का मतलब होता है किसी और की वेबसाइट पे जाके आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं। तो जैसे अमेज़ॉन पर ये एलईडी टीवी है, फर्नीचर है, किचन के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आइटम किसी ने लिस्ट किए हुए हैं। तो ये जो आइटम्स लिस्ट हुए हैं, इन्हीं आइटम्स को हम यहाँ पर कहते हैं कि ये सेलर ने अमेज़ॉन पर अपना क्या कर दिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट लिस्ट है, तो अमेज़ॉन क्या करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है मार्केटिंग पर, प्रमोशंस पर, एडवर्टीजमेंट करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं। अब अमेज़ॉन पर कोई पर्सन आ गया, अब वो किसी से भी सामान खरीदे, अमेज़ॉन का तो फायदा ही होना है। अमेज़ॉन कस्टमर को सामान बेच ही नहीं रहा, अमेज़ॉन क्या कर रहा है, सेलर्स को सर्विस प्रोवाइड कर। अब जैसे मॉल के अंदर अगर कोई कस्टमर आया है, अब वो किसी भी दुकान से सामान खरीदे, मॉल को डायरेक्ट फायदा नहीं है। अब जिस मॉल के अंदर ज़्यादा लोग आएंगे तो उस मॉल के अंदर बहुत सारे लोग चाहेंगे कि भाई मैं भी अपना शोरूम यहाँ पर ओपन करूँ। तो मॉल ओनर जो है वो तो जिनका शोरूम है वो उनसे पैसे कमा रहा है, उनको दुकान लिस्ट करके, उनको दुकान प्रोवाइड करके, उनको बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो सेम चीज़ यहाँ पर होता है। अमेज़ॉन पैसे किससे कमा रहा है, अमेज़ॉन पैसे सेलर से कमा रहा है, सेलर से अलग अलग फीस वो चार्ज करता है। तो ऐसे ही बाकी मॉल और फिजिकल जो दुकानें होती है वहाँ पर भी इसी तरीके से काम होता है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब अमेज़ॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो अमेज़ॉन ये बोले कि भाई एक काम करो, तुम्हारा जितना भी आइटम यहाँ पर सेल होगा हर प्रोडक्ट पर मुझे कमीशन दो। एक मॉडल ई कॉमर्स का ये होता है। जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, अगर मुझे अपना सामान बेचना है तो मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अपना सामान लिस्ट कर सकता हूँ। अमेज़ॉन मुझसे पैसे तभी लेगा अगर मेरा सामान अमेज़ॉन से सेल होगा। अगर कोई कस्टमर मेरा सामान खरीदेगा तो अमेज़ॉन क्या करेगा, सेलर से कमीशन लेगा। और एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम इंडिया मार्ट या जस्ट डायल का प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट भी आपने देखी होगी, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो इंडिया मार्ट में क्या होता है, इंडिया मार्ट में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना सेल कर रहे हो। इंडिया मार्ट वाला ये बोलेगा भाई देखो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट बना दी है और मेरी जो वेबसाइट है बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सब यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। डज नॉट मैटर कि आप कितना सेल करते हो, मुझे तो फिक्स्ड चार्जेस दे दो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लिस्ट कर रहा है, मेडिसिन लिस्ट कर रहा है और कई सारे इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर ये लिस्ट कर रहा है। ये भी ई कॉमर्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया मार्ट के अंदर ये हर सेल पर चार्ज नहीं करते। ये सेलर से क्या लेते हैं, एक फिक्स्ड फीस लेते हैं और सेलर को बोल देते हैं भाई हम आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर देंगे। अब कस्टमर चाहे आए या कस्टमर ना आए, कस्टमर बाय करे नहीं करे, डज नॉट मैटर, हम तो आपसे फिक्स्ड पैसे लेंगे। तो एक तो ये मॉडल है, इसे इंडिया मार्ट या जस्ट डायल का मॉडल आप बोल सकते हो, जहां पर जो सप्लायर है, जो सेलर है, उससे एक फिक्स्ड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो पहले हम अमेज़ॉन वाला प्लेटफॉर्म समझ लेंगे, फिर इंडिया मार्ट वाला प्लेटफॉर्म समझ लेंगे और दोनों में हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, TDS है, GST है, किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले अमेज़ॉन वाला प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो अमेज़ॉन ने बहुत सारा प्रमोशन किया, कस्टमर आया, अब सेलर क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है। मान लेते हैं सेलर ने अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, किस प्राइस पर लिस्ट किया हुआ है, 2360 पर सेलर ने कोई अपना प्रोडक्ट है वो लिस्ट किया हुआ है। तो वो सेलर जो प्रोडक्ट लिस्ट करता है अमेज़ॉन पर, वो इंक्लूडिंग GST करता है। जैसे मैं आपको अमेज़ॉन की साइट ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स से हम कोई भी आइटम ओपन कर लेते हैं, LED टीवी आ रहा है, इस LED टीवी को ही ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर LED टीवी के कई सारे प्राइजेज आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक वीडियो हम ओपन कोई भी एक आइटम ओपन कर लेते हैं। चलो जैसे ये हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर प्राइस कितना आ रहा है, 13,499। तो ये फाइनल प्राइस है इंक्लूडिंग GST।
तो जब भी कोई सप्लायर अपना प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करता है तो जीएसटी के साथ इंक्लूड करके फाइनल प्राइस लिस्ट करता है जो कस्टमर को पे करना होगा। लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन समझें तो सेलर लेट से 18% का जीएसटी का आइटम सप्लाई करता है, तो यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू होगी लेट से वो 2000 रुपीज़ है और जीएसटी वो 18% चार्ज करेगा तो 360 रुपीज़ जीएसटी होगा। तो इस तरीके से वो कस्टमर से 2360 रुपीज़ चार्ज करेगा। अब होगा ये कि कस्टमर अमेजोन पर आएगा और अमेजोन पर क्या कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। कस्टमर आएगा अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस कर देगा, तो अमेजोन पर ऑर्डर आ गया, अमेजोन पर ये सेलर लिस्ट है तो अमेजोन इमीडिएटली बता देगा सेलर को कि भाई देखो आपके प्रोडक्ट का एक ऑर्डर आ गया है। अब सेलर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, सेलर इस प्रोडक्ट को फटाफट पैक करेगा और अमेजोन क्या करेगा, एड्रेस भी प्रोवाइड कर देगा और अमेजोन बोलेगा कि भाई आप ये प्रोडक्ट तैयार रखो पैकिंग करके, और अमेजोन का ही लॉजिस्टिक्स का कोई पर्सन जो कि कुरियर सप्लाई कंपनी है वो अमेजोन को सेलर बता देगा कि भाई इतने बजे आ जाना, मेरा प्रोडक्ट रेडी रहेगा। तो जब कुरियर वाला आएगा तो सेलर क्या करेगा, ये प्रोडक्ट कुरियर वाले को हैंड ओवर कर देगा और कुरियर वाला ये जाके प्रोडक्ट कस्टमर को दे देगा। अब कस्टमर या तो पेमेंट डायरेक्टली कर दे, अब कस्टमर तो सेलर को जानता नहीं है, यहाँ पर कस्टमर तो सेलर को जानता नहीं है, ना ही कस्टमर के पास सेलर का बैंक अकाउंट है। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, अब मुझे थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर सेलर कौन है, यहाँ तो सेलर का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, सेलर का नाम लिखा रहता है लास्ट में कहीं पर, और मेरे पास सेलर की कोई बैंक डिटेल्स नहीं होती कि कस्टमर डायरेक्टली सेलर को यहाँ पर पेमेंट कर सके। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि ये आइटम कौन बेच रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर आ गया रेडिएंट अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है और ओके ये ये कंपनी है जो कि ये सामान बेच रही है और मतलब इंपोर्टर है क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने कुछ ये आइटम इंपोर्ट किए हैं, दोनों में से कोई एक कंपनी है जो कि इसको सप्लाई कर रही है। तो अब हमारे पास इनकी बैंक डिटेल तो है ही नहीं, तो हम पेमेंट इनको डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो कस्टमर को इन पर ट्रस्ट भी नहीं है, कस्टमर जानता भी नहीं है। कस्टमर तो अमेजोन की एडवर्टीजमेंट देख के आया है, तो कस्टमर पे कर देगा अमेजोन को 2360, या तो ऑनलाइन कर दे वेबसाइट के थ्रू, या कुरियर कंपनी वाला आएगा उसको पे कर देगा, और कुरियर वाला जाके सेलर को पे नहीं करेगा, कुरियर वाला वो पैसे जाके कैश में अमेजोन को दे देगा। तो जब भी अमेजोन से सेल होगी, कस्टमर से जितना भी पैसा आएगा वो डायरेक्टली सेलर के पास नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो अमेजोन के पास आएगा। तो सेलर ने यहां पर आइटम बेचा तो हम ये नहीं कहेंगे कि अमेजोन ने बेचा, जो इनवॉइस है वो अमेजोन इशू नहीं करेगा। आप कभी भी देख लेना, आपके पास अगर कोई इनवॉइस हो तो उस इनवॉइस के अंदर सेलर का नाम रहेगा। अमेजोन का सिर्फ ब्रांडिंग हो सकती है, अमेजोन का लोगो हो सकता है, लेकिन उस इनवॉइस पे जो सिग्नेचर होंगे, उस इनवॉइस पे जो जीएसटी की डिटेल होगी, जो एड्रेस होगा, जो नाम होगा, वो इस सेलर का रहेगा। तो ये जो सेलर है, ये सेलर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि इसने कस्टमर को सेल कर दिया है, लेकिन कस्टमर ने सेलर को पे नहीं किया, कस्टमर ने अमेजोन को पेमेंट किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेजोन के पास 2360 रुपीज़ आ गए हैं, तो हम अमेजोन पर सेलर है, ये 2360 रुपीज़ हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन ये पैसा अमेजोन के पास आ गया है। अब अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन ये कहेगा भी ठीक है हमारे पास आ गया है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम कस्टमर से इजीली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, अब हम आपको ये पैसे दे देते हैं। लेकिन अमेजोन कहेगा भाई देखो मेरे भी तो चार्जेस हैं। अब अमेजोन क्या कर रहा है, सेलर से चार्जेस लेता है, और सेलर से वो तभी चार्जेस लेता है जब सेलर सेल करता है। जैसे मैंने बताया अमेजोन का मॉडल क्या है, एक मॉडल ये है कि जितना सेल होगा हर सेल पर कुछ परसेंटेज है वो अमेजोन लेगा, या बाकी कोई प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उड़ान है, मिंत्रा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, स्नैपडील वगैरह भी। तो सेलर क्या करेगा, यहाँ पर कुछ कमीशन पे करेगा, तो अब अमेजोन इनवॉइस इशू कर देगा। अब अमेजोन ने कहा भाई लेट से उसके अलग अलग रेट हैं, तो अमेजोन ने कहा कि भाई लेट से वो 20% जो है ना वो कमीशन लेगा। कितना लेगा, 20% कमीशन लेगा। मान लेते हैं 20% लेट से 400 रुपये हो गया, तो अमेजोन बोलेगा भाई इस पर मैं जीएसटी भी तो चार्ज करूँगा, तो 400 रुपये के ऊपर जो जीएसटी बनेगा वो भी पे कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा जीएसटी, अराउंड 72 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 472 रुपीज़ हो गया यहाँ पर। फिर अमेजॉन बोलेगा भाई मैंने आपको कुरियर की सर्विस भी तो प्रोवाइड करी है, तो मैं कुरियर के चार्जेस भी तो लूँगा। तो अमेजॉन ने बोला लेट से भाई मैं 100 रुपये कुरियर के लूँगा और 18 रुपये जीएसटी हो गया, तो 118 रुपये मैं आपसे उसके भी चार्ज करूँगा। तो ये 2 इनवॉइस क्या हुए, अमेजॉन ने इशू कर दिया सेलर को। लेकिन सेलर कहेगा भाई मेरे पैसे तो ऑलरेडी आपके पास है, तो अमेजॉन क्या करेगा, ये पैसे इसमें से काट लेगा। तो अमेजॉन क्या करेगा, 472 रुपीज़ काट लेगा। हाँ, जीएसटी के अंदर ये 72 रुपीज़ जो हमसे जीएसटी लिया है, 18 रुपीज़ जो हमसे जीएसटी लिया है, इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमें मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि आईटीसी क्या होता है, कब मिलता है। तो ये 472 रुपीज़ वो काट लेगा, अपने 118 रुपीज़ भी काट लेगा, ये तो वो अपने चार्जेस काट लेगा। अब इसके ऊपर जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई होता है। और यहाँ पर अमेजॉन क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब जो अपनी वेबसाइट के थ्रू दूसरों लोग, बाकी लोगों को परमिशन देता है कि वो अपने आइटम सेल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर मेरी खुद की वेबसाइट है, मैं खुद अपने आइटम बेच रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है, और वो सेक्शन क्या है, वो सेक्शन है सेक्शन 52। जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है जिसे कहा गया सेक्शन 52 सीजीएसटी एक्ट, और यहाँ पर कहा गया 1% टीसीएस जीएसटी के अंदर कलेक्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। कोई गवर्नमेंट को डाउट है कि भाई देखो इस सप्लायर ने 2360 का आइटम सेल किया, हो सकता है कि ये गवर्नमेंट को टैक्स ही ना पे करे, जीएसटी में फाइलिंग ही ना करे। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अमेजॉन को या अमेजॉन के जैसे बाकी ई कॉमर्स ऑपरेटर कि भाई देखो आपके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट भी सारी आपके पास आती है, तो क्यों ना हम अमेजॉन से ही बोलें कि भाई आप टीसीएस जो है 1% वो हमें दे दो। इससे गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि इस सेलर ने कितनी सेल करी है, और जितनी भी सेल करी है उसके हिसाब से फिर सेलर से जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे अगर सेलर पे नहीं करेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर अमेजॉन 1% चार्ज करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है 1% किस वैल्यू पे चार्ज होगा, तो 1% चार्ज होगा टैक्सेबल वैल्यू पर। तो सेलर ने इनवॉइस इशू किया था, तो सेलर ने 2360 में प्रोडक्ट लिस्ट किया था जिसमें से 2000 टैक्सेबल वैल्यू था और 360 रुपीज़ क्या था, जीएसटी था। तो 2000 का 1% जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। तो 2000 का 1% कितना होगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये कम पे करेगा यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये 20 रुपये सेलर को बेनिफिट मिल जाएगा। सेलर अगले महीने जब अपनी जीएसटी के रिटर्न फाइल करेगा, इस 20 रुपये को क्लेम कर सकता है जीएसटी के अंदर, वो कैश लेजर में उसका पैसा आ जाता है। तो वो हम डिटेल में सीखते हैं जीएसटी के अपने कोर्स में, तो वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो 20 रुपये क्या होगा, हमें वापस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। अब इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर टीसीएस के बारे में एक बात और समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे महीने में मैंने 5 लाख की सेल करी है और 3 लाख का सेल्स रिटर्न आ गया, तो टीसीएस क्या होगा, जो नेट सेल है ना उसी पर चार्ज होगा। यानी कि इस 2 लाख की सेल है तो 2 लाख के ऊपर ही अमेजॉन हमसे टीसीएस लेगा, जो नेट अमाउंट होती है। जैसे अगर कोई आइटम रिटर्न आ जाता है तो जो अमेजॉन क्या करेगा, उस पर टीसीएस भी माइनस कर देगा। तो अमेजॉन जो टीसीएस होता है वो नेट सेल पर लेगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अक्सर प्रोडक्ट रिटर्न भी तो आ जाता है, वापस भी तो आ जाता है। तो जब प्रोडक्ट वापस आएगा तो उस पर टीसीएस भी वापस कर देगा अमेजॉन। जैसे 2000 का हमने सेल किया और 500 रुपये का सामान वापस आ गया, तो 500 रुपये के ऊपर 1% कितना होगा, जो 5 रुपये होगा वो हट जाएगा। तो अमेजॉन फिर हमसे सिर्फ 15 रुपये लेगा टीसीएस के। तो इस तरीके से टीसीएस काम करेगा। टीसीएस के लिए कोई लिमिट नहीं है। मैं अगर अमेजॉन के थ्रू 10 रुपये की भी सेल करूंगा तो भी टीसीएस वहाँ पर चार्ज होगा। तो वहाँ पर कोई लिमिट है ही नहीं, चाहे मैं कंपनी हूँ, चाहे मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ, चाहे मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, डज नॉट मैटर, टीसीएस तो चार्ज करना ही पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। बस ये याद रखना है कि टैक्सेबल वैल्यू पर होगा। अब जो टीसीएस है ना वो 1% चार्ज किया जाता है, लेकिन टीसीएस जीएसटी के अंदर तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है। अब ये 20 रुपये सीजीएसटी के अंदर जाएगा
कि IGST में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि भाई देखो जो सेलर है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। लेट्स से सेलर GST के अंदर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये तो अमेजोन को पता ही है। अब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, कस्टमर कहाँ पर लोकेटेड है? तो कस्टमर लेट्स से पंजाब में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? पंजाब होगी, जहाँ पर कस्टमर लोकेटेड होता है आमतौर पर। वैसे तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बहुत अलग अलग प्रोविजन है, बट आमतौर पर जहाँ पर कस्टमर लोकेटेड होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इस सिचुएशन में भाई सेलर दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरी स्टेट में है, तो यहाँ पर IGST चार्ज होगा। तो 20 रुपये TCS अमेजोन चार्ज करेगा IGST के हेड में। और अगर लेट से कि मैं सेलर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ और मेरा जो कस्टमर है वो भी दिल्ली में है, तो अमेजोन TCS चार्ज करेगा 0.5% CGST और 0.5% SGST। अमेजोन की लोकेशन कहाँ पर है ये मैटर नहीं करता TCS के लिए। अमेजोन की लोकेशन मैटर नहीं करेगी, जो सेलर है उसकी लोकेशन और कस्टमर की लोकेशन वो मैटर करेगी। अच्छा, अभी भी बात कंप्लीट हुई नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट और कैलकुलेशन है जो कि इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया और उसे कहा गया सेक्शन 194O। तो सेक्शन 194O के अंदर क्या कहा गया? जब भी आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करोगे तो उस ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने 1% क्या चार्ज करना है? TDS चार्ज करना है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस किया कि भाई देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल तो कर देते हैं लेकिन गवर्नमेंट को ना इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं करते। भाई जो TCS चार्ज किया जा रहा है इससे तो गवर्नमेंट GST वसूल कर लेगी ना, लेकिन कोई पर्सन ई-कॉमर्स में सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट भी तो होगा। हो सकता है वो प्रॉफिट अपना इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए ही ना, ITR फाइल करे ही ना। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अमेजोन को पकड़ा, यानी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ा और उनको बोला कि भाई देखो हर ट्रांजैक्शन पर ना आप 1% TDS काट दो, तो वो भी 20 रुपये होगा और ये काट के हमें डिपॉजिट कर दो। लेकिन ये कहा गया भाई देखो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर करना है। तो अमेजोन को कहा भाई देखो आपके थ्रू जो पर्सन सेल कर रहा है, अगर वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS काटो। लेकिन आपके थ्रू जो सेल कर रहा है, अगर वो सेलर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर वो सेलर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आप ये देखो ये HUF है, तो आप ये देखो कि उस प्रोप्राइटरशिप फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में आपके थ्रू, सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कितनी सेल करी है। अगर वो सेल 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके बाद आप TDS काटो 194O इनकम टैक्स के अंदर 1%। इसको थोड़ा सा और मैं इलैबोरेट कर दूं। लेट से एक सप्लायर है यहाँ पर मिस्टर रमेश चंद। लेट से रमेश चंद यहाँ पर एक सप्लायर है और रमेश चंद सप्लाई करता है अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी। अब रमेश चंद ने ड्यूरिंग द ईयर फ्लिपकार्ट के थ्रू जो सेल करी है वो लेट से 4 लाख की करी है और अमेजोन के थ्रू कितनी सेल करी है? लेट से अमेजोन के थ्रू 3 लाख की सेल करी है। तो अभी ना ही फ्लिपकार्ट ना ही अमेजोन इससे TDS चार्ज करेंगे। TCS GST के अंदर करेंगे, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 194O के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अगर लेट से मैं ये कहूँ कि फ्लिपकार्ट के थ्रू रमेश चंद की जो सेल है वो 6 लाख हो जाती है, तो 5 लाख के बाद जितनी भी सेल रमेश चंद की होगी उस पर फ्लिपकार्ट इनकम टैक्स के अंदर TDS काटना शुरू करेगा। बैक डेट से नहीं काटेगा, 5 लाख पूरी होने के बाद जो भी अमाउंट होगी। लेकिन अभी अमेजोन नहीं काटेगा क्योंकि ये जो 5 लाख के लिमिट है ना, ये पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर है। आई होप क्लियर होगा कि अमेजोन के थ्रू तो अभी 3 लाख की लिमिट हुई है ना, 5 लाख की पूरी हुई नहीं है, तो अमेजोन नहीं काटेगा क्योंकि सेलर प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर कंपनी होता तो अमेजोन फर्स्ट ट्रांजैक्शन से ही काटता। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है TDS को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल सेल हुई है, जैसे मैंने बोला 5 लाख की, और सेल से रिटर्न आ गई 3 लाख की, तो नेट सेल मेरी कितनी हुई है? 2 लाख की। तो जो GST के अंदर जो TCS है
वो तो नेट 2 लाख रुपए के ऊपर डिपॉजिट करेगा, अमेजोन 2 लाख रुपए के ऊपर ही TCS काटेगा। लेकिन जब हम 194O इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सेल्स रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे, सेल्स रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे। भाई 5 लाख की सेल करी है तो 5 लाख के ऊपर TDS कटेगा। 3 लाख जो सेल्स रिटर्न है इसको कंसीडर नहीं करेंगे TDS के लिए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनकम टैक्स के अंदर भी जो TDS कटेगा वो बेस वैल्यू पर कटेगा, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? टैक्सेबल वैल्यू पर। अच्छा, एक बहुत लोगों की ये भी क्वेरी होती है भाई, जैसे वो क्या देखते हैं कि जैसे हम लेट से किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, हमने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया 2360 पे, जिसका मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 2000 है, 2000 है, और 360 रुपीज़ हमारा क्या है, GST का अमाउंट है लेट से। और हम कस्टमर्स को कह रहे हैं भाई देखो आपको ना 60 रुपीज़ आपको डिलीवरी के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट से हम इतना अमाउंट कह रहे हैं, तो ये 60 रुपीज़ के अंदर भी GST इंक्लूड है, 60 रुपीज़ के अंदर भी GST इंक्लूड है। तो जिस रेट पर हमारा प्रोडक्ट टैक्सेबल है वही रेट डिलीवरी के ऊपर भी हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो 60 रुपीज़ अगर इंक्लूडिंग GST, अगर 60 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू है तो 60 रुपीज़ के ऊपर 18% कैलकुलेट कर दो, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो टैक्स आ जाएगा 10.8 और ये हो जाएगा 70.8 रुपीज़। तो हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 2000 प्लस 60 रुपीज़, तो 2060 हो जाएगी। तो TDS 2060 पे होगा, यानी कि आप टोटल कितना पैसा कस्टमर से ले रहे हो उसकी टैक्सेबल वैल्यू पर। अगर 60 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST है, इसका मतलब आप GST का पैसा अलग से नहीं ले रहे, 60 रुपीज़ के अंदर GST इंक्लूड है। तो 60 डिवाइडेड बाय 1.18 कर दो, तो ये आ गया 50.84। तो 50.84 हम कस्टमर से डिलीवरी ले रहे हैं, ये टैक्सेबल वैल्यू होगी, और बाकी का जो पैसा बच गया 50.84 के ऊपर 18%, दैट इज़ 9.16 के अराउंड, ये हमारा GST का पैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब जो सेलर होगा उसको कितने पैसे मिलेंगे, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर मान रहे हैं। तो अमेज़ॉन ने अपने अपने पैसे काट लिए, तो 2360 माइनस में 472 रुपीज़, तो माइनस कर देते हैं 2360 माइनस में 472 रुपीज़, माइनस में 118 रुपीज़, और माइनस में 40 रुपीज़, तो 1730 इतने पैसे सेलर के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब सेलर क्या करेगा, अपनी GST की रिटर्न फाइल करेगा। तो GST के रिटर्न में उसने सेल कितने का किया है, 2000 का, कस्टमर से GST कितना लिया, 360 रुपीज़, ये उसका आउटपुट टैक्स है, ये उसका क्या है, आउटपुट टैक्स है। अब इस 360 रुपीज़ में से लेट से उसने जो सामान है वो 1000 रुपये में ख़रीदा था, तो 1000 रुपये में सामान खरीदा था, उसके ऊपर 18% GST दिया था, तो 180 का इनपुट टैक्स उसके पास है। उसने अमेज़ॉन को कमीशन दिया है, तो 72 रुपीज़ उसके ऊपर अमेज़ॉन को पे किया है, डिलीवरी के ऊपर 18 रुपीज़ का GST पे किया है, और GST के अंदर जो 20 रुपये है वो TCS के तौर पे पे किया है। तो नेट लाइबिलिटी कितने की बनेगी, 360 में से ये सारा हम माइनस कर देंगे। 360 माइनस में 180 माइनस में 72 माइनस में 18 रुपीज़ माइनस में 20 रुपीज़, तो हमें 70 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे अगर हमारा पुराना ITC का बैलेंस नहीं है। और अभी भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई नहीं है, अभी थोड़ा सा और समझेंगे। लेट से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ना डिटेल में इन डेप्थ समझेंगे तो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी आएगी। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा ना कि जो सेलर है वो अमेज़ॉन के थ्रू सेल कर रहा है, और अमेज़ॉन ने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करी, और जो डिडक्शंस थी वो करके सेलर को पे कर दिया, सेलर ने अपना GST पे कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, भाई अमेज़ॉन भी तो चार्जेस ले रहा है सेलर से। अमेज़ॉन 2-3 तरीके के चार्जेस ले रहा है। एक हो सकता है कि अमेज़ॉन उसको रेफरल फी बोलता है, या लिस्टिंग फीस बोले, जो भी बोलें आप, इसको एक आमतौर पे हम कमीशन बोलेंगे। तो हमारे लिए कमीशन का खर्चा है। अगर ये जो सेलर है ये कोई कंपनी है, ये LLP है, या कोई फर्म है, या मतलब या तो इसके ऊपर हम ये देखेंगे सिंपल सी बात कि इनकम टैक्स के अंदर
क्या हमारे लिए ऑडिट ज़रूरी है? अगर सेलर है, LLP या फर्म है, तो उनके लिए तो TDS काटना ज़रूरी है ही। अगर इंडिविजुअल है और उसका जो टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर में ऑडिट की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसके लिए TDS काटना ज़रूरी है। अगर सेलर के लिए TDS काटना ज़रूरी है तो सेलर भी तो कहेगा अमेज़ॉन से कि भाई हम भी तो आपका TDS काटेंगे। कौन से सेक्शन में? 194H में। कितना परसेंट? 5%। लेकिन अमेज़ॉन ने तो हमसे ले लिए 472 रुपीज़, हमें तो दिए ही नहीं। उसने 400 रुपये जो थे कम से कमीशन लिया ना, और 72 रुपीज़ GST के लिए, तो हमें तो पे ही नहीं करना पड़ा, उसने तो पहले ही काट के रख लिए। तो आमतौर पे क्या होता है, हम 5% अपनी पॉकेट से जमा कराएंगे। इस 400 का 5% जो कि अराउंड 20 रुपीज़ होगा, हमें अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। फिर हम TDS के रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली बेसिस पर। फिर हम एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जैसे कहते हैं फॉर्म 16A, जो कि TDS का सर्टिफिकेट होता है। ये फॉर्म 16A फिर हम अमेज़ॉन को पे दिखा देंगे, अमेज़ॉन को भेज देंगे। अमेज़ॉन वेरीफाई कर लेगा, हाँ भाई हमने अमेज़ॉन की तरफ से TDS गवर्नमेंट को दिया, तो अमेज़ॉन हमें ये 20 रुपये वापस कर देगा। हमारे बैंक अकाउंट में ये 20 रुपये अमेज़ॉन डाल देगा। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करता है। अब अमेज़ॉन ने हमसे कुरियर के चार्जेस लिए थे, तो 194C के अंदर हम 2% TDS काट सकते हैं। अमेज़ॉन के थ्रू अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे अमेज़ॉन पर कुछ आइटम्स क्या होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो सबसे पहले आपको दिखाएगा। अमेज़ॉन पर कुछ आइटम्स जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। इसका मतलब उन्होंने अमेज़ॉन को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ लैपटॉप, तो मैं देखूँगा टॉप पे कोई आइटम आएगा ना, वो स्पॉन्सर्ड होगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहा है स्पॉन्सर्ड, तो HP क्रोमबुक ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है। ये सबसे ऊपर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि HP ने अमेज़ॉन को अलग से पेमेंट किया है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी सेक्शन 194C के अंदर हम अमेज़ॉन का TDS काटेंगे। तो TDS पहले हमें अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, 3 महीने वेट करना पड़ेगा, TDS की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, फॉर्म 16A जनरेट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट और अमेज़ॉन को वो फॉर्म 16A भेज देंगे, फिर अमेज़ॉन वो पैसा हमें दे देगा। ये है अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म। आई होप समझ में आया होगा। और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, सिर्फ 999 की फ़ीस है, और बहुत ही डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि 3 मंथ के अंदर आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे और सभी चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाएंगे, अपनी लीगल ओपिनियन दे पाएंगे। अगला जो प्लेटफॉर्म है डेट इज़ इंडिया मार्ट का। भाई इंडिया मार्ट ये बोलता है हम आपसे कमीशन ले ही नहीं रहे, आप अपना प्रोडक्ट है यहाँ पर लिस्ट कर दो, कस्टमर को पसंद आएगा, कस्टमर का हम ना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, कस्टमर को कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे आपका, कस्टमर डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपस में डील कर लो, आपस में डील कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया मार्ट क्या बोल रहा है? इंडिया मार्ट सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए आपसे पैसे ले रहा है, और फिक्स पैसे होते हैं उनके एडवर्टीजमेंट के। तो एडवर्टाइजमेंट के जितने भी पैसे इंडिया मार्ट आपसे लेगा, आप अपने बैंक से इंडिया मार्ट को पे करोगे और इंडिया मार्ट का TDS काटोगे 194C के अंदर 2%। तो ये TDS काट के इंडिया मार्ट को आप दे दोगे, चाहे इंडिया मार्ट है चाहे जस्ट डायल है। तो इंडिया मार्ट को हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कह सकते। अगर आप इंडिया मार्ट को देखोगे तो ये अपने आप को क्या बोलते हैं? ई मार्केटिंग कंपनी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये ई-कॉमर्स नहीं है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई-कॉमर्स कंपनी, बट एक्चुअल में इट इज़ ओनली एन ई मार्केटिंग कंपनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट को एडवर्टीज कर रही है अपनी वेबसाइट के थ्रू। बाकी इस केस में जो भी कमीशन है वो इंडिया मार्ट चार्ज नहीं कर रहा है। अगर करता है तो वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे ज़रूर लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं ई-कॉमर्स सर्विसेज के केस में, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के केस में, या ई-कॉमर्स के अलावा भी किसी भी और इशू पे हम वीडियो बनाएं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन डिटेल इन डेप्थ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप हमारे कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। GST, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिल्कुल बेसिक से बैलेंस शीट, P&L बनाना, हर तरीके की एडजस्टमेंट। यानी कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये ऑर्डिनरी कोर्सेज़ नहीं हैं जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बाकी जो अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ कि ये कोर्सेज़ बहुत इन डेप्थ हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, और इसके बाद आपको अलग से कोई कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप प्रैक्टिकली काम कर पाएंगे,
एक अच्छी लीगल ओपिनियन दे पाएंगे, ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका सही टैक्स ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।